नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। अब हम सितंबर 2022 में चर्चा में रहे आर्थिक परिदृश्य को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में है। आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2022 इसका आशय है। आईडीएफ का मतलब है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन और डब्ल्यूडीएस का मतलब है वर्ल्ड डेयरी समिट। अब विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल क्या था? ग्रेटर नोएडा, भारत। तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। आयोजन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब कब ये किया गया? 12 से 15 सितंबर 2022 को। और इस सम्मेलन में 15 देशों के 1500 से अधिक डेयरी हितधारकों ने भाग लिया। अब डेयरी हितधारक कौन होंगे? किसान हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, नीति निर्माता हो सकते हैं। अब ये 2022 का सम्मेलन भारत में हुआ। 1974 का सम्मेलन भी भारत में ही हुआ था। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि पहली बार नहीं है कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ है। 1974 में भी इसका आयोजन हो चुका है। अब इसकी थीम क्या रही इस सम्मेलन की? तो पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। प्रारंभिक परीक्षा में आयोजन स्थल को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और मुख्य परीक्षा में थीम को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। किसी भी सम्मेलन की थीम सामान्य रूप से पूछी जा रही है अभी हमारी मुख्य परीक्षा में, तो इसीलिए इन सबको रखने की कोशिश की गई है। अब हम और कुछ बातें जान लेते हैं भारत में डेयरी सेक्टर के बारे में। तो भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम है विश्व में। दुग्ध उत्पादन में भारत फर्स्ट है विश्व में। भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 23% योगदान करता है। ये बातें ध्यान रखनी है। अगर हम भारत में देखें कि भारत के शीर्ष राज्य कौन है जो दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान रखते हैं, तो यूपी फर्स्ट नंबर पे है। और ये भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 14.9% उत्पादित करता है। वहीं अपना जो एमपी है वो थर्ड स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 8.6% उत्पादन करता है। कुछ और बातें अगर हम देखें तो देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को ये डेयरी सेक्टर रोजगार प्रदान करता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के बारे में है, जिसको जारी किया गया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ये जो पर्यटन सांख्यिकी है देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन तथा स्वदेशी नागरिकों की विदेश यात्राओं संबंधी रिपोर्ट को बताती है, जिसको विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें एक प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि पर्यटन सांख्यिकी को कौन जारी करता है, कौन सा मंत्रालय जारी करता है, फिर विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बातें महत्वपूर्ण है। अब हम रिपोर्ट के कुछ अगर निष्कर्ष देखें तो 2020 की तुलना में 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 15,27,000 रही है। ठीक है। और विदेशी पर्यटकों में शीर्ष देश रहा है अमेरिका, इसके बाद बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर यूके। यानी भारत की यात्रा में आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज़्यादा अमेरिकी पर्यटक थे, उसके बाद बांग्लादेशी और तीसरे स्थान पर यूके का स्थान रहा। कुछ और बातें जैसे शीर्ष राज्य जहां विदेशी पर्यटक गए तो महाराष्ट्र, यानी विदेशी पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा गए? तो महाराष्ट्र में गए। विदेशियों द्वारा सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला स्मारक कौन सा रहा? तमिलनाडु के मामल्लपुरम के स्मारकों का समूह। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती हैं। कुछ और बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, जैसे वर्ष 2021 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन कितना रहा? 8.8 अरब डॉलर। अगर हम 2020 से इसकी तुलना करें तो लगभग 26% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन के मामले में। 2020 में यह आंकड़ा लगभग 6.96 अरब डॉलर था, अभी कितना है? 8.8। तो 26% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। अगली बात रिपोर्ट में कही गई है 2021 में भारत से विदेशी यात्रा पर जाने वालों की संख्या कितनी है? 85.5 लाख। और भारतीयों का शीर्ष गंतव्य स्थान क्या रहा है? यूएई। कुछ और बातें हैं, जैसे 2021 में घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी थी, यानी अपने देश के भीतर ही जो पर्यटन हुआ उसकी संख्या कितनी थी? 67 लाख।
घरेलू पर्यटकों के लिए शीर्ष गंतव्य राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु रहा। घरेलू पर्यटकों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान क्या रहा? ताजमहल। तो ये आंकड़े महत्वपूर्ण है, हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में है, जिसको जारी किया गया है वीपो के द्वारा, और इसमें 2 अन्य संस्थान भी शामिल हैं, जिसमें कार्नेल यूनिवर्सिटी और दूसरा है इंसीड बिजनेस स्कूल। तो अगर पूछा जाएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो वीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल की सहायता से। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक का क्या उद्देश्य है? यह सूचकांक नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं व सफलताओं का आकलन करता है। जैसा कि हमने बात की कि जारीकर्ता कौन है? वीपो। वीपो के बारे में अगर हम कुछ बातें जानें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अब अगर हम इस साल के सूचकांक के बारे में बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अगर निष्कर्ष की बात करें 2022 के, तो पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, वहीं दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा, तो स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड का सूचकांक क्या रहा है? 64.6 आउट ऑफ 100, फर्स्ट रैंक है इसकी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इस वर्ष 40वां स्थान रहा है 132 देशों में, और भारत का जो स्कोर रहा है 36.6 आउट ऑफ 100। अगर हम 2021 से भारत की तुलना करें तो भारत की रैंक 2021 में 46 थी, इस बार 40 है, यानी सुधार की स्थिति भारत के संदर्भ में हमें दिखाई देती है। वहीं इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर रहा है गिनी, 132वां स्थान इसको दिया गया है। गिनी क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी देश। तो ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट कौन रहा, लास्ट कौन रहा, भारत की क्या पोजीशन रही। ठीक है, तो ये सब कौन जारी करता है, तो ये सब आंकड़े महत्वपूर्ण है हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, और मुख्य परीक्षा में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। थीम को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट आई उसमें थीम क्या थी? नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, हिंदी में इसका मतलब होगा नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। तो थीम को लेकर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, इसलिए यहाँ पर इसे रखने की कोशिश की गई है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली एक छोटी सी जानकारी है कि भारत की विदेशी जो व्यापार नीति है 2015 से 20, इसकी अवधि में पुनः 6 माह की वृद्धि की गई है। अब ये मार्च 2023 तक लागू रहेगी। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की जो विदेश व्यापार नीति है कब तक लागू रहेगी, तो मार्च 2023 तक। विदेश व्यापार नीति से क्या आशय है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना विदेश व्यापार नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में इसमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना, समय को कम करना, लागत को कम करना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अब अगर हम भारत की विदेश व्यापार नीति की 2015 से 20 की बात करें तो इसे 1 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था, और ये कब समाप्त होनी थी? 31 मार्च 2020 को। कोरोना महामारी के चलते नई नीति की घोषणा नहीं की जा सकी, और इसीलिए इसकी अवधि में पुनः बार बार वृद्धि की जाती रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा विदेश व्यापार नीति को लेकर तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात भारत की नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के बारे में है, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के बारे में। तो लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो संसाधनों के उत्पादन, भंडारण और अंतिम गंतव्य पर पहुंचने तक उनके परिवहन के प्रबंधन की जो समग्र प्रक्रिया है उसे लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। और इसी संदर्भ में नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया सितंबर 2022 में। उद्देश्य क्या है? देश में वस्तुओं की बाधा रहित आवाजाही को बढ़ावा देना,
बाधा रहित आवाजाही तथा घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना। अभी हमने जो पढ़ा था, भारत की विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, तो उसी दिशा में ये लॉजिस्टिक पॉलिसी महत्वपूर्ण है। कुछ और बातें अगर हम देखें, तो अगर हम देखें कि भारत में जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है, तो 2021 में इसकी वैल्यू कितनी है, 250 अरब डॉलर। वहीं 2025 में इसके 380 अरब डॉलर होने की संभावना है। एक चीज़ भारतीय लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में कही जाती है, या भारतीय लॉजिस्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि भारत की उच्च लॉजिस्टिक लागत है, लॉजिस्टिक लागत है, जो जीडीपी का 13 से 14% है। वहीं अगर हम इसका ग्लोबल एवरेज देखें तो लगभग ये जीडीपी का 8 से 9% है। तो उच्च लॉजिस्टिक लागत है। अब इस लॉजिस्टिक लागत में हमने बात की थी, लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि संसाधनों के उत्पादन, भंडारण और अंतिम गंतव्य पर पहुंचने तक उनके परिवहन के प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। तो भारत में आप देखेंगे कि जो परिवहन पर जो खर्च है वो कितना है, लगभग 53% है। वहीं वेयर हाउसिंग पर खर्चा कितना है, लगभग 12%। वहीं सामग्री के प्रबंधन में कितना खर्च आता है, 10%। तो इन्हीं चीज़ों की बात कही जाती है और इन्हीं के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं चीज़ों पे ये सुधार करेगी नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। तो ये बातें ध्यान रखनी है। प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा में भी चीज़ें पूछी जा सकती, तो आप इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगली बात भारत में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग के निर्माण से संबंधित है, जो बनाई गई है महाराष्ट्र थाने की खाड़ी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और सिलफाटा के बीच। अगर पूछा जाएगा कि भारत में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में हुआ, तो महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है, थाने की खाड़ी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स व सिलफाटा के बीच। क्यों किया गया है, बुलेट ट्रेन के लिए ये जो रेल सुरंग है उसका निर्माण किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की इसका ट्रैक है, तो उसके बीच बनाई जा रही है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच। तो बुलेट ट्रेन के लिए ही समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग का निर्माण महाराष्ट्र में किया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन के बारे में है, जो गांधीनगर मुंबई मार्ग पर चलाई जा रही है। अब अगर हम तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि इसका रूट क्या है, तो गांधीनगर मुंबई मार्ग। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो वंदे भारत जो ट्रेन है ये पूर्णतः स्वदेशी है और देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। एवरेज स्पीड इसकी कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर। पहली कब चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस, 2019 में चली थी, फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी। ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। दूसरी जो चली थी वो नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर चली थी, वैष्णो देवी कटरा मार्ग। और अभी वंदे भारत एक्सप्रेस चर्चा में क्यों नहीं, क्योंकि देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर मुंबई मार्ग पर चलाई जा रही है। अब हम सितंबर 2022 में चर्चा में रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात आईएनएस विक्रांत के बारे में है। हाल ही में आईएनएस विक्रांत चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है 2 सितंबर 2022 को। केरल के कोच्चि में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया और इसी अवसर पर भारतीय नौसेना का एक नया ध्वज भी स्वीकार किया गया। जो भारतीय नौसेना का नया ध्वज है वो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना इसे। अब अगर हम आईएनएस विक्रांत की कुछ विशेषताएं देखें कि आईएनएस विक्रांत है क्या, तो आईएनएस विक्रांत देश में निर्मित पहला विमानवाहक युद्धपोत है। यानी हमारे पास और भी विमानवाहक युद्धपोत हैं, लेकिन ये देश में निर्मित पहला है। कुछ और बातें आईएनएस विक्रांत के बारे में, जैसे इसका विकास किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। यहाँ पर 76% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है।
INS विक्रांत की जो विस्थापन क्षमता है 43,000 टन है और इस दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। कुछ और बातें कही गई हैं इसके बारे में कि इसके नामकरण को लेकर, तो इसका नामकरण पूर्व में काम कर चुके INS विक्रांत के बारे में है, विक्रांत के नाम पर है। तो INS विक्रांत को हमने ब्रिटेन से खरीदा था 1957 में और उसका नाम क्या था, HMS हरक्यूलिस, ठीक। और इसी को हमने भारतीय नाम दिया था INS विक्रांत। इसने अपनी सेवाएं 1961 से 97 तक दी और इसी के नाम पर INS विक्रांत का नाम पड़ा है। कुछ और बातें कही गई कि भारत में बनाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। क्यों? क्योंकि जो इसकी लंबाई है 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर है, इसकी ऊंचाई 59 मीटर है और इसकी जो अधिकतम गति है, अधिकतम गति वो 52 किलोमीटर पर आवर या 28 नॉटिकल माइल है, ठीक। ये बातें कही गई हैं। जैसे कि हमने बात की कि ये इसके अलावा भी एक और युद्धपोत है, विमान वाहक युद्धपोत है। तो भारत में अब विमान वाहक युद्धपोतों की संख्या 2 हो गई हैं। एक तो हो गया INS विक्रांत जिसकी चर्चा अभी हमने की, और एक और है INS विक्रमादित्य। इसे हमने रूस से खरीदा था और इसका नाम क्या था, मिखाइल गोर्स्कोव, जिसे हमने INS विक्रमादित्य नाम दिया है, ठीक। अब INS विक्रांत का क्या महत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना अब विश्व भर में पहुंच तथा गहरे समुद्र में भी ऑपरेशंस करने में सक्षम हो गई है INS विक्रांत के द्वारा। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि INS विक्रांत क्या है, तो ये देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत है। एक अन्य विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है, INS विक्रमादित्य। इसका विकास किसने किया है? भारतीय नौसेना के नए ध्वज के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किससे प्रेरित है, तो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है, ठीक है। विस्थापन क्षमता, विश्व का 7वां बड़ा विमान वाहक युद्धपोत, ये बातें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात INS तारागिरी के बारे में है। हाल ही में INS तारागिरी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि 11 सितंबर 2022 को मुंबई में जलावतरण इसका किया गया। जलावतरण का मतलब है कि जलयान को पानी में उतारना। तो 11 सितंबर 2022 को मुंबई में INS तारागिरी का जलावतरण किया गया और इसी कारण ये चर्चा में रहा। कुछ बातें जान लेते हैं INS तारागिरी के बारे में। तो INS तारागिरी का निर्माण किया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा, जो कि मुंबई में स्थित है। कुछ विशेषताएं अगर हम देखें तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक स्टील्थ युद्धपोत है, यानी स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी यह रडार की नज़र से बचने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया गया है और ये नीलगिरी श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। कुछ और बातें हैं इसके नामकरण को लेकर। तो INS तारागिरी का नामकरण जो हुआ है भारतीय नौसेना में 1980 से 2013 तक सेवा दे चुके INS तारागिरी के नाम पर ही है। तो ये बातें ध्यान रखनी है INS तारागिरी के बारे में। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि INS तारागिरी है क्या, इसका निर्माण किसने किया है, ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण है, ठीक है, किस श्रेणी का है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के बारे में है। यह भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन सितंबर 2022 में लद्दाख क्षेत्र में किया गया। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पर्वत प्रहार का संबंध किन देशों से है, तो ये भारतीय सेना का ही, इसमें कोई अन्य देश नहीं है, केवल भारत की सेनाओं का ही ये सैन्य अभ्यास है जो लद्दाख क्षेत्र में अभी ये 2022 का सत्र आयोजित किया गया। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में यह भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कहा जा रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव के बारे में है। ये 2 दिवसीय आयोजन था। 10 से 11 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद के साइंस सिटी में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अब PM मोदी द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया। क्या बातें इसमें महत्वपूर्ण रही? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विजन 2047 प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मुद्दों पर चर्चा इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण वार्ताओं में रही। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया,
तो अहमदाबाद के साइंस सिटी में, किस मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ककाडू 2022 के बारे में है। अब ये ककाडू 2022 क्या है? ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। भारत सहित 20 से अधिक देशों की नौसेनाओं व नौसैनिक विमानों ने इसमें भाग लिया। जैसा कि हमने बात की कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। क्या भारत इसमें सम्मिलित हुआ? यस, ककाडू 2022। अब इसका आयोजन 12 से 22 सितंबर 2022 को हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में। भारत की ओर से आईएनएस सतपुड़ा, नौसैनिक पोत व लंबी दूरी के नौसैनिक पेट्रोलिंग विमान P-81 ने इसमें भागीदारी निभाई। तो अगर ये पूछा जाएगा कि ककाडू क्या है, तो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व हुआ और भारत भी इसमें सम्मिलित हुआ। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक मिशन के बारे में है। हाल ही में इसरो ने HCI कंपनी ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया के सहयोग से भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक मिशन के संचालन की घोषणा की है। इंडियाज फर्स्ट HTS ब्रॉडबैंड सर्विस। HTS का मतलब है हाई थ्रूपुट सैटेलाइट। अब कुछ बातें जान लेते हैं। क्या उद्देश्य है भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा का? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देना। और हमने बात की HCI कंपनी के सहयोग से इसरो ने भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक मिशन के संचालन की जो घोषणा की है। तो HCS है क्या? ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया। यह ब्रॉडबैंड उपग्रह नेटवर्क और सेवाओं का अग्रणी वैश्विक सेवा प्रदाता कंपनी है। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि उद्देश्य क्या कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देना। तो HCI कंपनी ने इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रहों की मदद से उच्च गति वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं पूरे भारत में प्रदान करने का समझौता किया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह भारत का पहला HTS ब्रॉडबैंड सेवा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। HCI कंपनी, भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा, इंडियाज फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात चंद्रमा पर खोजे गए नए खनिज को लेकर है, जिसे नाम दिया गया है चेनसाइट वाई। चीन ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है, फॉस्फेट खनिज, जिसको नाम दिया गया है चेनसाइट वाई। इस प्रकार से चीन अमेरिका व रूस के बाद तीसरा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर किसी नए तत्व की खोज की है। ज्ञात हो कि मनुष्य द्वारा चांद पर अभी तक 5 ही खनिजों की खोज की गई थी। अभी ये छठा खनिज कौन बन गया है? चेनसाइट वाई। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात जंगली आर्कटिक भेड़िए के क्लोन से संबंधित है, जिसे माया नाम दिया गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस क्लोन को बनाया है। दुनिया का पहला जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन है ये। पूछा जाएगा कि माया क्या है, तो जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन है और दुनिया में पहला, यानी पहली बार इसका निर्माण किया गया है। इस क्लोन को किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। अभी अगर हम जंगली आर्कटिक भेड़िए की बात करें जिसके क्लोन को चीन ने बनाया है, उसे व्हाइट वोल्फ या पोलर वोल्फ भी कहा जाता है और ये कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के हाई आर्कटिक का मूल निवासी है। तो ये बातें ध्यान रखनी है माया के बारे में। माया क्या है? जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन। किसने बनाया है? चीन ने। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने आर्थिक परिदृश्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बातें सितंबर 2022 में महत्वपूर्ण रहीं उनको पढ़ने की कोशिश की। आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।